Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11 geography. The book name is India Physical Environment. It is chapter 3 and name of the chapter is Drainage System. So let's proceed. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लें, जैसे कि आपका कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे ड्रेनेज. ड्रेनेज क्या होता है? कोई भी चैनल जिसके थ्रू वाटर पास हो रही होती है उसको उसका ड्रेनेज कहा जाता है. ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जब कोई रिवर बहती है तो उसके साथ उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के जुड़ती है और कई डिस्ट्रीब्यूटरी उससे अलग हो जाती है. तो जो नदियां, छोटी छोटी नदियां जो रिवर से जुड़ती हैं उसे ट्रिब्यूटरीज कहती हैं, और रिवर से ही कोई धारा निकल के दूसरी नदी बन करके निकलने लगती है तो उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहती है. तो किसी भी रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जो सिस्टम होता है उसको उस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है. ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जो रिवर सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम अपने ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जो एरिया पूरी कवर करती है उसको उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड कोई भी फिजिकल फीचर होता है जो दो रिवर्स के बीच में बैरियर का काम करता है और दोनों रिवर्स को जुड़ने नहीं देता. जैसे विथ फिगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. तो ड्रेनेज क्या हुआ? कोई भी चैनल जिसके थ्रू वाटर पास हो रहा है. आप इसको एक पाइप के जैसा भी कह सकते हो, पाइप भी एक ड्रेनेज है. ठीक है, तो कोई भी चैनल जिसके थ्रू वाटर पास हो रहा है वो ड्रेनेज कहलाता है. तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ ड्रेनेज सिस्टम कहलाती है. और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? यही रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ जितना एरिया कवर कर रही है वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाता है. वाटर डिवाइड क्या होता है? कोई भी फिजिकल फीचर जो दो रिवर्स के बीच में बैरियर का काम करता है वो उन दो रिवर्स के बीच में वाटर डिवाइड कहलाता है. अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लें, जैसे जॉर्ज. जॉर्ज क्या होता है? ये एक वैली होती है. ये जैसे कि ये वैली वो वैली होती है जिसकी साइड थोड़े आपके स्टिप रहते हैं. स्टिप वैली को ही जॉर्ज कहा जाता है. कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जो जहाँ से रिवर अपना वाटर कलेक्ट करती है, ड्रेन करती है और वो एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से रिवर अपना वाटर को ले जाती है और दूसरी प्लेसेस में, जो एक तरह से आप समझ लो ये रिवर का सोर्स होता है जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है और जहाँ से रिवर अपना वाटर लेती है और आगे बढ़ती है. तो रिवर बेसिन क्या होता है? ये भी एक कैचमेंट एरिया होता है. ये कैचमेंट एरिया बड़ी रिवर का होता है. तो बड़ी रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है उसको आप कह सकते हो कि वो आपका रिवर बेसिन है. बड़ी रिवर का कैचमेंट एरिया रिवर बेसिन है. एक तरह का बिग टैंक है जिसके अंदर पूरा वाटर कलेक्ट है और जहाँ से एक बड़ी रिवर स्टार्ट होती है. तो देखो, तो ये कैचमेंट एरिया आपको दिखा रहा है. गोल सा कैचमेंट एरिया है जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है. तो कैचमेंट एरिया क्या हुआ? वो सोर्स हुआ जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है. तो ये सोर्स ऑफ वाटर है उस रिवर का. तो कैचमेंट एरिया इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ रिवर. वाटर सेट क्या होता है? वाटर सेट, मान लो जो रिवर बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है. तो ड्रेनेज बेसिन का जो बॉर्डर लाइन होता है, बिटवीन ड्रेनेज बेसिन जो बॉर्डर लाइन होता है वहाँ पे थोड़ा सा वाटर रिवर अपना सेट कर देती है, कलेक्ट कर देती है. तो ये एक तरह से छोटा टैंक बन जाता है, पानी का सोर्स बन जाता है. आप इसको माइनर रिवर्स की कैचमेंट एरिया भी कह सकते हो. ठीक है, आप ये इसमें देख सकते हो वाटर सेट क्या है. आपका ये रिवर बेसिन के जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है उसमें आपका वाटर सेट हो गया है. वाटर सेट क्या हो गया? आपका वाटर सेट में आपका पानी कलेक्ट होने लग गया और उसमें आपका वो एक छोटी रिवर का कैचमेंट एरिया भी बन जाता है. तो अब हम देखेंगे वेरियस पैटर्न ऑफ ड्रेनेज. तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के. तो कुछ पैटर्न हम पढ़ लेते हैं, जैसे डेंड्राइटिक पैटर्न. इसमें क्या होता है? जैसे रूट होती है जिसके ब्रांचेस हर तरफ निकलते हैं, या ट्री होता है जिसका ब्रांचेस हर तरफ निकलता है. उसी तरह से रिवर होता है, उसका ब्रांचेस जब हर तरफ निकलता है तो उसको कहा जाता है डेंड्राइटिक पैटर्न ऑफ रिवर. ठीक है. रेडियल क्या होता है? रेडियल आपको, जैसे रेडियस होती है, सेंटर की जो रेडियस होती है वो सेंटर से हर दिशा में जाती है, हर डायरेक्शन में जाती है. तो रेडियल भी वो पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें सेंटर पॉइंट से रिवर हर डायरेक्शन में जब जाती है तो उसको कहा जाता है रेडियल पैटर्न ऑफ
ड्रेनेज। ट्रेलिस क्या होता है? ट्रेलिस ये होती है कि देखो, जब मेन रिवर होता है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उन ट्रिब्यूटरीज की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। तो जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है, मेन रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, और जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज। तो जब ट्रेलिस पैटर्न होता है तो क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होती है वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ऐसे जुड़ती है जैसे कि एक राइट एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो जब इस पैटर्न से रिवर बहती है कि जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज रिवर की पैरेलल होती है एक दूसरे से, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर राइट एंगल बनाती है, तो उसको ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ रिवर क्या होता है? सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ रिवर ये होता है कि जब हर डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट रिवर आ करके एक सेंटर पॉइंट में या एक लेक में अपना पानी डालने लगती हैं, तो वो सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ रिवर कहा जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख लो, ये डेंड्राइटिक पैटर्न है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न में क्या हुआ, जैसे रूट की तरह, ब्रांचेस, ट्री की तरह अपने ब्रांचेस रिवर हर डायरेक्शन में फेंक रही है। ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल में क्या, जैसे रेडियस हर डायरेक्शन में जाता है फ्लो करते हुए, वैसे रेडियस हर डायरेक्शन में निकलता है सेंटर का, वैसे ही इसमें रिवर की जो ब्रांच है वो हर डायरेक्शन में निकल रही है। ट्रेलिस पैटर्न में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं एक दूसरे से, हर प्राइमरी ट्रिब्यूटरी दूसरी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज की पैरेलल हैं, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऑलमोस्ट आपके एंगल, राइट एंगल की तरह प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से मिल रही हैं। तो इसको कहा जाता है आपका ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। अब सेंट्रीपिटल क्या होता है, देखो हर डायरेक्शन से रिवर आपकी सेंटर पॉइंट पे आ रही है, हर डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से रिवर आपकी सेंटर पॉइंट की तरफ या लेक की तरफ बढ़ रही है, तो इसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ रिवर। तो अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। अगर आप उसको अपना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करो कि एट द एंड वो ड्रेनेज, वो रिवर अपना पानी किस में डिस्चार्ज करती है, कहाँ जा करके डालती है, उस बेसिस पे करो तो आपको हो जाएगा अरेबियन सी डिस्चार्ज एंड बे ऑफ बंगाल डिस्चार्ज, क्योंकि अल्टीमेटली रिवर क्या है, जा करके समुद्र से ही मिलेगी। तो या तो हमारे इंडिया में एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, तो या तो रिवर जा करके अरेबियन सी में अपना पानी डालेगी या तो बे ऑफ बंगाल में डालेगी। तो जो रिवर अरेबियन सी में अपना पानी डिस्चार्ज करती है उसको कहा जाता है अरेबियन सी डिस्चार्ज रिवर। जो रिवर अपनी पानी एट द एंड अपना वाटर जा करके बे ऑफ बंगाल में डालती है तो उस रिवर को कहा जाता है बे ऑफ बंगाल डिस्चार्ज रिवर। तो ये ऐसा अगर आप देखोगे कि ज़्यादातर जो रिवर है ना वो अपने पानी 77% रिवर हमारे देश की अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती है, और 23% रिवर ही ऐसी हैं जो अपना पानी अपना जा करके अरेबियन सी में डालती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कंटिन्यूअस एक पहाड़ों की श्रृंखला बनी हुई है, दिल्ली रिज आपका पहाड़ों जैसा काम करता है, फिर अरावली हिल आ जाता है आपका वेस्टर्न साइड में, फिर साउथर्न साइड में आपका वेस्टर्न घाट आ जाता है। तो एक पहाड़ों की श्रृंखला बनी हुई है जो रिवर को वेस्टर्न साइड में जाने से, यानी वेस्टर्न साइड यानी अरेबियन सी के साइड में जाने से रोक देती है, और इसीलिए ज़्यादातर रिवर कहाँ जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो इस फिगर में, ये फिगर आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक कंटिन्यूस लाइन है दिल्ली रिज से खींची हुई, फिर अरेबियन सी की अरावली हिल्स की तरफ आपका वेस्टर्न साइड में, और फिर आपका वेस्टर्न घाट आपका साउथर्न साइड में। तो ये पूरी कंटिन्यूस एक लाइन, एक पहाड़ों की श्रृंखला बनी हुई है जो क्या करता है, रिवर को पानी आपका वेस्टर्न साइड यानी अरेबियन सी के साइड में विड्रॉ करने नहीं देता, और ज़्यादातर रिवर आपकी फिर बे ऑफ बंगाल के साइड में आ जाती है, क्योंकि ये पहाड़ फिर इनको, उन रिवर्स को उस साइड जाने से रोक देता है। फिर अब आप दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन देख लो अपना इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का। तो आप वाटर सेड या कैचमेंट एरिया के बेसिस पे अगर रिवर को डिवाइड करोगे तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक होता है मेजर रिवर बेसिन, एक मीडियम रिवर बेसिन और एक माइनर रिवर बेसिन। तो जो मेजर रिवर बेसिन होता है उसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से
बड़ा होता है। मीडियम रिवर बेसिन का 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है, और जो माइनर रिवर बेसिन होता है उसका कैचमेंट एरिया 2000 से भी कम होता है। तो कैचमेंट एरिया की साइज के बेसिस पे आप मेजर, मीडियम एंड माइनर रिवर बेसिन में रिवर को डिवाइड कर सकते हो। अब हम थर्ड तरह का क्लासिफिकेशन देख लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ऑरिजिन, कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, किधर ये इनका ऑरिजिन किधर है, उस बेसिस पे जब आप रिवर को डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज। यानी जो रिवर हिमालय से स्टार्ट होती हैं उनको हिमालयन रिवर ड्रेनेज कहते हैं या हिमालयन रिवर कहते हैं, और जो रिवर पेनिनसुलर इंडिया से स्टार्ट होती है उसको पेनिनसुलर रिवर या पेनिनसुलर ड्रेनेज कहते हैं। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है। तो अब हम जो रिवर सिस्टम पढ़ेंगे पहले हिमालय का पढ़ेंगे और फिर पेनिनसुलर का पढ़ेंगे। तो पहले हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हिमालयन का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। तो हिमालय में 3 आपकी मेन रिवर होती है, एक होता है इंडस, दूसरा गंगा एंड तीसरा ब्रह्मपुत्रा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटी करती है, तीनों ही रिवर मेन बहुत ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटी करती है, और इरोशनल एक्टिविटी करते हुए कई लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे कि वी शेप वैली बनाएगी, जॉर्जेस बनाएगी, रैपिड्स बनाएगी। रैपिड्स क्या होता है, वो रिवर जब बहुत तेजी से रॉक के ऊपर फास्ट से फ्लो करती है ना, तो उसको कहा जाता है रैपिड्स। और वाटरफॉल बनाएगी। तो इस तरह के कई आपके फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन करती है रिवर अपने इरोशनल एक्टिविटी के साथ साथ हिमालय पर। और उसके बाद जब वो प्लेन पर एंटर करती है, हिमालय से उतर करके जब प्लेन पर आती है, तो प्लेन पर उस जो इरोशनल मटेरियल लेकर आई हुई होती है, जो इतने सारे इरोडेड मटेरियल लेकर आई होती है, उनको डिपॉजिट कर करके नए नए फीचर्स बनाती है। जैसे कभी फ्लैट वैली बनाएगी, कभी ऑक्सबो लेक बनाएगी। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्स क्या होता है, बैल के जो पाँव का शेप में लेक बनाएगी। कभी फ्लड से जब आता है तो फ्लड से जो मिट्टी आती है उसको डिपॉजिट करके फ्लड प्लेन बनाएगी। कभी ब्रेडेड चैनल, यानी कि जो हेयर स्टाइल होता है लड़कियों का ब्रेडेड हेयर स्टाइल, वैसा उस तरह का चैनल बनाएगी। कभी डेल्टास बनाएगी ट्रायंगुलर शेप में। तो इस तरह के नए नए अपने इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट कर करके वो नए नए फिजिकल फीचर्स बनाएगी। यानी इरोशन करते हुए भी कुछ फिजिकल फीचर्स का फॉर्म करेगी हिमालय के ऊपर, और फिर उस मटेरियल को डिपॉजिट करते हुए भी कुछ नए नए फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन करती हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो अपनी जब वो जमीन पर उतर जाती हैं, प्लेन पर उतर जाती हैं, तो मियंडरिंग करने लगती हैं। मियंडरिंग करते हुए निकलती हैं वो, और मियंडरिंग करते करते कभी कई बार होता है कि वो अपना कोर्स को शिफ्ट कर देती हैं, डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोसी रिवर बहुत बदनाम है, बहुत नोटोरियस है वो, कि अपना वो डायरेक्शन कभी भी बदल देती है, दिशा बदल देती है। तो इसीलिए वो बहुत बाढ़ लाती है, फ्लड्स लाती है बिहार में, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कहाँ से आई, किस तरह से इनका इवॉल्व हुआ, तो इसकी भी एक लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। बहुत सारे ओपिनियन है, जिसमें से फेमस जो ओपिनियन है वो कहता है कि आपका कई सालों पहले 5 to 24 मिलियन ईयर पहले जियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि ये जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर तीनों अलग अलग रिवर नहीं थी, वो एक ही लॉन्गिट्यूडनल रिवर थी जिसका नाम था शिवालिक या इंडो ब्रह्मा। और वो जो शिवालिक रेंज है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में, शिवालिक रेंज क्या होता है, हिमालय के 3 रेंजेस होते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को आप शिवालिक भी कहते हो। तो शिवालिक रेंज से पैरेलल होते हुए वो निकलती थी, और वो एक ही रिवर थी, एक लंबी सी रिवर थी जो असम से लेकर पंजाब तक बहती थी, और उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ साइड जा कर के सिंधु, गल्फ ऑफ सिंधु में, यानी कि अपना अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती थी। यानी इनका कहना था, जियोलॉजिस्ट का कहना था कि पहले इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एक ही लंबी सी रिवर थी जो अपना पूरा पानी असम से लेकर के पंजाब तक बहाते हुए फिर अपना पाकिस्तान में एंटर करते हुए फिर बाद में उसको अरेबियन सी में डालती थी। तो ये किस बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी कही, जो भी उन्होंने अपना जो डिपॉजिट की स्टडी की, जो ये रिवर्स डिपॉजिट करके रखी हैं सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर में, उन डिपॉजिट की स्टडी से ये उन्होंने
कंक्लूजन निकाला कि ये सारी रिवर एक्चुअली ये शिवालिक जो बना के पास जो भी डिपॉजिट हुआ है, तो ये सब आपका एक ही रिवर से हुआ है, यानी कि ये तीनों रिवर एक्चुअली एक ही थी। तो किस तरह से एक थी, तो देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया, एक लॉन्गिट्यूडनल रिवर, लंबी सी रिवर जा रही है आपके हिमालय से पैरेलल होते हुए, असम से लेके पंजाब तक जा रही है, फिर पाकिस्तान से होते हुए फिर वो अरेबियन सी में आपका वाटर डिस्चार्ज कर रही है। तो ये इतनी जब लंबी रिवर थी तो ये टूटी कैसे, कैसे ये 3 रिवर बन गई? तो उसके लिए इसके लिए कहा जाता है कि कुछ कोर्स ऑफ टाइम में, कुछ समय में वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो इंडस और 5 ट्रिब्यूटरी एक पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, एंड तीसरा पार्ट आपका ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो इंडस आपकी वेस्टर्न साइड में, ब्रह्मपुत्रा आपका ईस्टर्न साइड में, और गंगा उसके बीचों बीच सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बहने लग गई। तो कुछ समय में वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो डिवाइड कैसे हो गई? देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला इंडस अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, दूसरे नंबर पे गंगा अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, और थर्ड प्लेस में आपका ब्रह्मपुत्रा विद आवर ट्रिब्यूटरीज। तो इस तरह से ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये कैसे हुई? तो दिस मेंबरमेंट या ब्रेकिंग कैसे हुआ? ये ब्रेकिंग तो जब आपका वेस्टर्न साइड का जब हिमालय बन रहा था, अपलिफ्ट हो रहा था, उसी समय आपका पोटवार प्लेटू भी, दैट इज दिल्ली रिज भी अपलिफ्ट हो रहा था। तो उस अपलिफ्टमेंट के कारण जो फॉल्टिंग आई, उससे पहले आपका ये बड़ी सी रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हुई, एक इंडस और दूसरा गंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद लैटर ऑन क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, वहाँ आपका पेनिनसुलर प्लेटू में एक फॉल्टिंग हुई। पेनिनसुलर प्लेटू का राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू एक दूसरे से टूट गया, जो कि आपने सेकेंड लेसन में पढ़ा था, वो दोनों टूट गया, और पेनिनसुलर प्लेटू से मेघालय प्लेटू टूट करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चला गया। तो जब ये टूटा और बीच में फॉल्टिंग हुई, तो इससे क्या हुआ, वो गंगा रिवर फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, और एक गंगा बन गई और एक ब्रह्मपुत्रा बन गई। ठीक है, और इनके टूटने से क्या हुआ, जब राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू के बीच में फॉल्टिंग हुई तो मालदा गैप प्रोड्यूस हुआ। बाद में वो मालदा गैप फील्ड हो जाता है रिवर्स के डिपॉजिट के कारण और प्लेन बन जाता है। तो इसके कारण क्या हुआ, एक बार वेस्टर्न हिमालय के अपलिफ्टमेंट के समय और एक बार पेनिनसुलर प्लेटू में फॉल्टिंग होकर के जब टूटता है पेनिनसुलर प्लेटू और उसका एक पार्ट चला जाता है मेघालय प्लेटू बन जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न में चला जाता है, इसके कारण 2 बार रिवर डिवाइड हुई। जब वेस्टर्न हिमालय अपलिफ्ट हो रहा था और दिल्ली रिज आ रहा था, तो उस समय आपका इंडस और गंगा बन गई, और फिर जब आपका राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू के बीच में ब्रेकिंग हुई, आपकी पेनिनसुलर प्लेटू में फॉल्टिंग हुई, तब वो गंगा फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक गंगा बन गई और एक ब्रह्मपुत्रा बन गई। तो आप देख सकते हो पहले क्या हुआ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फॉल्टिंग हुई। तो इस फॉल्टिंग में क्या हुआ, कुछ रिवर आपकी इंडस उधर से बहने लग गई, इंडस आपकी उस साइड बहने लग गई, इंडस बन गई, और एक आपकी इस साइड बहने लगी, वो गंगा बन गई। फिर उसके बाद वो इससे क्या हुआ, 2 पार्ट में रिवर डिवाइड हो गई। उसके बाद आपका ईस्टर्न साइड में भी फॉल्टिंग हुई, आपका छोटा नागपुर प्लेटू और मेघालय प्लेटू एक दूसरे से सेपरेट हुआ। तो इस फॉल्टिंग के थ्रू फिर वो रिवर 3 रिवर्स बन गई। तो ये लंबी रिवर आपकी बन गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। आपकी इंडस रिवर विथ हर ट्रिब्यूटरीज, गंगा रिवर विथ हर ट्रिब्यूटरीज, एंड थर्ड प्लेस में ब्रह्मपुत्रा रिवर विथ हर ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर सिस्टम अब हम हिमालय में जो मेन रिवर्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मेन रिवर्स आपका इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, और ये आपकी कैलाश रेंजेस, माउंटेन रेंजेस तिब्बत में स्टार्ट होती है। जिस ग्लेशियर से स्टार्ट होती है उसका नाम है बोकार्चू। ठीक है, इसके कई नाम है। इसको तिब्बत में कहा जाता है सिंगी कम्भन, यानी कि लायंस माउथ, शेर का मुंह, और वेस्टर्न पार्ट यानी पाकिस्तान साइड में इसको सिंधु नदी भी कहा जाता है, और इंडिया में इसको इंडस कहा जाता है। तो तिब्बत से वो एंटर करती है इंडिया में लद्दाख से, और लद्दाख के बाद वो बल्तिस्तान जाती है, फिर गिलगिट अब जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करती है, और फिर जाती है वो पाकिस्तान के साइड, और अल्टीमेटली एट द एंड वो अरेबियन सी से मिल जाती है। इसके कई ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे जस्कार, गिलगिट, द्रास, संगर, ऐसे कई ट्रिब्यूटरीज इसके हैं। पर इसके जो फेमस ट्रिब्यूटरी इंडिया में है वो है पंजनाद।
पंजनाद क्या है? पंजाब के 5 रिवर, पंजनाद 5 नदी, 5 रिवर्स फ्रॉम पंजाब, जैसे सतलज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम। तो पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 नदियों का प्लेस है। तो इसमें कौन सी 5 नदी बहती है? सतलज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम। तो ये पांचों नदी जाकर के इंडस से मिलती है। ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये जाकर इंडस से कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान में जाकर के उससे मिलती है। जस्ट मिठान कोट से थोड़ा पहले जाकर के, पाकिस्तान के मिठान कोट से थोड़ा पहले जाकर के उससे मिल जाती है, इंडस नदी से मिल जाती है, और एट द एंड जाकर के अपने आप को इंडस के साथ साथ अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती है। तो इसकी जो 5 मेन ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया से जाती है पंजाब के साइड में, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो झेलम है, जो कि आपका एक स्प्रिंग से स्टार्ट होती है, पीर पंजल स्प्रिंग से जो पीर पंजल पे है, वेरांग स्प्रिंग का उसका नाम है, और वो पीर पंजल रेंजेस में है जो कि कश्मीर में है। और उसके बाद वो पंजाब आती है, वहाँ से कश्मीर से फिर वो आएगी पंजाब की तरफ, झेलम डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेगी, और फिर वो चेनाब नदी के साथ मिलती है, और फिर वो इंडस नदी को ज्वाइन करती है। चेनाब क्या है? चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस नदी की, और ये 2 नदियों से मिल करके, 2 स्ट्रीम से मिल करके चेनाब बनता है। एक है चंद्रा और दूसरा है भागा। तो इसको ये दोनों चंद्रा और भागा दोनों मिल जाती हैं हिमाचल प्रदेश में एक साथ, और इस नदी का दूसरा नाम, चेनाब नदी का दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। इसको चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। तीसरी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, वो है रवि। ये भी एक उसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, और ये आपकी रोहतंग पास में राइज होती है। कुल्लू हिल्स रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में राइज होती है, और ये भी चेनाब के साथ सराय सिद्धू में मिलती है। सराय सिद्धू में वो चेनाब नदी के साथ मिलती है। रवि और चेनाब एक साथ हो जाते हैं, और फिर वो जाकर के पाकिस्तान एंटर करती है, इंडस को ज्वाइन करती है, और फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। 20 है आपका अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, वो भी रोहतंग पास में स्टार्ट होता है, फिर वो पंजाब आती है, और पंजाब आकर के वो सतलज नदी से मिल जाती है हरिकी में। हरिकी नाम की प्लेस में वो सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। जैसे इंडस आपकी तिब्बत में स्टार्ट होती है मानसरोवर के पास, वैसे ही तिब्बत भी आपकी मानसरोवर के पास ही स्टार्ट होती है, पर वो वहाँ पे इंडस नदी से नहीं मिलती है। आपकी सतलज, आपकी इंडस नदी, इंडस और सतलज दोनों ही मानसरोवर तिब्बत में स्टार्ट होते हैं, मगर इंडस से सतलज आपकी मानसरोवर में नहीं मिलती है। 400 किलोमीटर तक दोनों पैरेलल चलते रहते हैं, क्योंकि बीच में हिमालय उनका वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है। और फिर वो जा कर के सतलज आपकी आती है पंजाब में। और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है सतलज रिवर? क्योंकि ये मेन रिवर है जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को जिस कैनाल पे जो ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस कैनाल को जो पानी देता है वो है सतलज नदी, और इसी सतलज नदी के साथ 20 भी मिल जाती है। ठीक है, तो बाद में फिर ये सतलज नदी आगे बढ़ करके पाकिस्तान जाएगी, और फिर इंडस नदी से मिल जाएगी। तो जो रिवर सिस्टम आपका हिमालय का इंडस कंप्लीट हो चुका है, अब हम गंगा देखेंगे। तो गंगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी बहुत बड़ी बेसिन है इंडिया में। दूसरा, कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी गंगा रिवर का बहुत है, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है हमारी कंट्री में। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, हिमालय पे गंगोत्री ग्लेशियर में स्टार्ट होता है, जो कि गौमुख उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। ठीक है, तो वहां से गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में गौमुख नाम के प्लेस से गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा स्टार्ट होती है। तो जब यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा स्टार्ट होती है तो इसको गंगा नहीं कहा जाता है, तब उसको भागीरथी कहा जाता है। बाद में देवप्रयाग में भागीरथी जाके अलकनंदा नाम की रिवर से मिल जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं। अलकनंदा खुद बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल करके अलकनंदा बनती है, बहुत सारी नदियां मिल करके अलकनंदा नाम मिलता है अलकनंदा को। ठीक है, तो अभी क्या है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हुई और आके देवप्रयाग में अलकनंदा नाम की नदी से जुड़ जाती है, और जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो इसको कहा जाता है गंगा। तो दोनों देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा एक हो जाते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। फिर गंगा आपकी हिमालय से बहती हुई जब प्लेन पर अपना
रुक करती है, जब प्लेन पर उतरती है तो वो किस जगह, कौन से प्लेन पर उतरती है? हरिद्वार के प्लेन पर उतरती है। और जब वो हरिद्वार प्लेन पर उतरती है, हिमालय से उतर के प्लेन एरिया पे आती है, उसके बाद वो साउथ डायरेक्शन लेती है, नीचे की तरफ बहने लगती है, फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेती है, साउथ के ईस्टर्न साइड में जाने लगती है, और फिर ईस्ट इंडिया के साइड में जाने लगती है। और फाइनली फिर गंगा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, 2 डिस्ट्रीब्यूटरी, 2 बन जाती है, 2 नदी बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। एक का नाम होता है भागीरथी, जो आगे आपका बंगाल में जाकर के पद्मा बन जाएंगी, और एक हो जाती है हुगली। ठीक है, और ये हमारे कंट्री के 5 स्टेट को कवर करती है। तो यानी कि इसका जो बेसिन है, इसका जो एरिया है अपनी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ, जो पूरा टोटल एरिया जो ये कवर करती है, वो 5 स्टेट में आता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इन 5 स्टेट को के रिवर के बेसिन को 5 स्टेट में इसकी टोटल बेसिन फैली हुई है। तो इसके कई ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? वो रिवर जो गंगा के लेफ्ट साइड से आकर के गंगा से जुड़ती है, उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और वो रिवर जो गंगा के राइट हैंड साइड से आकर के गंगा से मिलती है, उसको गंगा के राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उसमें आपका आएगा गंगा का जो ट्रिब्यूटरीज आपके आएंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, वो आएगा घाघरा, गोमती, रामगंगा, कोसी एंड मेनी अदर्स। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, ये ज़्यादातर पेनिनसुलर इंडिया से होती हुई आपकी वहाँ से आने वाली रिवर होती है, जो जाके बाद में गंगा से मिल जाती है। और यमुना जो रिवर है, यमुना वेस्टर्न मोस्ट साइड से आती है मिलने वाली रिवर गंगा से। ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपकी गंगा की यमुना ही है। और यमुना कहाँ से स्टार्ट होती है? यमुना भी आपकी हिमालय से ही स्टार्ट होती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। और यमुना जहाँ पे मिलती है गंगा से, वो है इलाहाबाद का प्रयाग। वहाँ पे आपका गंगा, यमुना एंड सरस्वती का संगम होता है। तो यहाँ पर आकर यमुना आपकी गंगा से मिल जाती है। तो कुछ ट्रिब्यूटरीज हम गंगा के भी देख ले, जैसे कि चंबल है, जो कि मालवा प्लेटू एमपी में स्टार्ट होता है। फिर वो कोटा आता है, राजस्थान कोटा आता है। यहाँ पे इस चंबल रिवर पे आपका गांधी सागर डैम बना हुआ है। और इसके बाद ये बूंदी, सवई, माधवपुर, धवलपुर, इन सबको ट्रैवल करते हुए फाइनली जाकर के यमुना से मिल जाता है। और यमुना बाद में फिर आपकी गंगा से मिल जाएगी आपकी प्रयाग में। ठीक है, तो इसलिए ये अपनी बडलैंड टोपोग्राफी, अपनी टोपोग्राफी के लिए फेमस है, जो कि चंबल रेबाइंस के नाम से फेमस होती है, जो कि डीप वैली होती है, स्टिप साइड के, जिसके साइड बहुत स्टिप होते हैं, उस तरह का फॉर्मेशन ये रिवर करती है। दूसरी ट्रिब्यूटरीज आपकी गंगा की है गंडक। तो ये 2 स्ट्रीम से बनी होती है, 2 नदियों से बनती है, एक त्रिशूल गंगा और एक काली गंडक। तो ये दोनों रिवर मिल करके आपकी गंडक रिवर बनाती है। तो ये नेपाल हिमालय के साइड में राइज होता है, और ये गंगा से कहाँ जाके मिलती है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे जाकर के मिलती है। तीसरी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो है घाघरा। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मैप्चा चुंगो ग्लेशियर कहाँ से ये घाघरा नदी आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये आपकी माउंटेन को काटती हुई बहुत डीप जॉर्जेस क्या होते हैं? स्टिप वैली विद द स्टिप साइड, स्टिप वैलीज को बोला जाता है जॉर्ज। तो जो जॉर्ज बहुत इतनी तेजी से माउंटेन्स को कटिंग करती है, जिसमें बड़े बड़े जॉर्ज बनाती है, जैसे सीसा पाना में जॉर्ज बनाती है वो, और कई जगहों पे बनाती हुई आगे बढ़ती है, और फिर जाकर के वो शारदा नाम की नदी से मिल जाती है, और फिर वो गंगा से मिलती है छपरा में। ठीक है, पहले वो शारदा से मिलेगी, और फिर वो जाकर के फाइनली गंगा से मिलेगी छपरा में। फोर्थ आपका है कोसी रिवर। कोसी रिवर भी आपका तिब्बत में ही स्टार्ट होता है। ठीक है,
और तिब्बत में स्टार्ट होके वो सेंट्रल हिमालय नेपाल से क्रॉस करती हुई आती है और फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर के कोसी रिवर बनाती है और फिर वो गंगा को बिहार में ज्वाइन करती है। और इस कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में कोसी रिवर के कारण बहुत बार फ्लड आता है। फिफ्थ आपकी जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो है आपकी रामगंगा, जो ओरिजिनेट गढ़वाल हिल में होती है और शिवालिक रेंजेस को क्रॉस करते हुए एट द एंड वो यूपी प्लेन में एंटर करती है और गंगा से कनौज में जाकर के ज्वाइन कर लेती है। आपका नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी गंगा का है दामोदर। दामोदर कहाँ स्टार्ट होता है? छोटा नागपुर प्लेटू में स्टार्ट होता है। और आपकी ये गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली को ये जाके ज्वाइन करती है। एक समय ऐसा था कि दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते थे और दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था। मगर जब से दामोदर वैली प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन गया दामोदर वैली पर, दामोदर रिवर पे, तब से वो अब उस जो नुकसान होता था बंगाल को इस रिवर में आने वाले फ्लड से, वो अब मिनिमाइज हो गया है। नेक्स्ट आपकी जो रिवर आपकी ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा की है, वो है आपकी शारदा या सरयू रिवर। तो ये आपकी मिलाम ग्लेशियर जो कि नेपाल हिमालय में है, वहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ वहाँ पर उसको कहा जाता है गोरी गंगा। फिर वो जाकर के घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है और फिर बाद में वो गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। अब और एक जो ट्रिब्यूटरी है महानंदा, जो कि आपकी दार्जिलिंग हिल में स्टार्ट होती है और गंगा से वेस्ट बंगाल में मिलती है। सोन रिवर भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि अमरकंटक प्लेटू में स्टार्ट होती है और गंगा को आरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ज्वाइन कर लेती है। तो ये कुछ आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जो गंगा को ज्वाइन करती है। एक जो प्रोजेक्ट बना है, क्योंकि गंगा तो बहुत ही रिलीजियसली इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी नदी है हमारी कंट्री की और इसके पानी से बहुत सारे स्टेट का भला भी होता है, मगर ये काफ़ी पोल्यूटेड हो गई। तो इसके पोल्यूशन को दूर करने के लिए, इसके कंजर्वेशन मिशन के लिए एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है। फ्लैगशिप एक इम्पॉर्टेंट शिप है नेवी का, इंडियन नेवी का। इसके मतलब है कि ये गवर्नमेंट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें आप गंगा के पोल्यूशन से दूर करना चाहते हो, गंगा का कंजर्वेशन करना चाहते हो और गंगा को अपनी पुरानी गंगा जैसे साफ सुथरी होती थी वैसा बनाना चाहते हो। तो ये इसके कई एम्स है। इसके जो मेन पिलर्स हैं जिसपे ये प्रोग्राम टिका हुआ है, वो है कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो सीवेज डिस्चार्ज होता है रिवर्स में, उसको पहले ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए और फिर उसके बाद उसको नदियों में छोड़ा जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इसमें क्या करोगे आप? रिवर फ्रंट डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर है आपके नमामि गंगे प्रोग्राम का। इसमें आप क्या करोगे? उस नदी के आसपास के फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे, ठीक है। उसके बाद आप रिवर सरफेस क्लीनिंग, यानी कि उसको पूरा क्लीन करना है, सरफेस लेवल तक क्लीन करना है उसको। और जो बायोडाइवर्सिटी, बहुत तरह के एनिमल्स जो रहते हैं उस नदी में, उसको इम्प्रूव करना है। उनको भी आपको उनका जीवन बना रहे और वो इम्प्रूव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव हो जाए वहाँ का, इसकी भी ट्राई करनी है। एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ लगानी है उसकी रक्षा के लिए। और उसके बाद आपको पब्लिक अवेयरनेस लानी है, क्योंकि आप कितना भी प्रोग्राम कर लो, अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा तो आप किसी नदी को बचाना मुश्किल है। फिर और एक जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो गंगा ग्राम। गंगा ग्राम क्या होता है? आप जो गंगा के आसपास में जो विलेजेस हैं उसको आइडियल विलेज में डेवलप करना, ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट की एग्जाम्पल बनेगी। कितने अच्छे से वो वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं, कितने अच्छे से वो पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं, कितने अच्छे से वो वाटर को कंजर्वेशन करती हैं। तो जो गंगा ग्राम है क्या है? गंगा के आसपास के विलेज को आइडियल विलेज के रूप में पेश करना। तो अब हम रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय ड्रेनेज में अब थर्ड रिवर के बारे में पढ़ेंगे, वो है ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। तो ये आपकी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर में कहलाई जाती हैं। ये आपका छिमयुंग डंग ग्लेशियर से कैलाश मानसरोवर के पास, जो तिब्बत में मानसरोवर कैलाश रेंजेस के पास से स्टार्ट होती है। पहले ये इंडिया से पैरेलल चलती जाती है और बाद में अरुणाचल प्रदेश के नमचा बड़वा नाम के प्लेस से वो इंडिया में एंटर करती है। तो जब ये तिब्बत में रहती है तो इसको कहा जाता है टाइसेंगपू, और जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर। फिर जब वो अरुणाचल प्रदेश में आती है तो वो ढियांग कहलाती है।
बाद में इसको कुछ ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है, जैसे दिबांग, लोहित, और फिर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। आसाम में ये आती है और फिर फाइनली वो बांग्लादेश चली जाती है, जहाँ पे इसका नाम पड़ता है जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहने लगते हैं, जमुना। और बाद में वो गंगा से ज्वाइन कर लेती है, जो गंगा वहाँ इंडिया से पहुंची हुई होती है, उस गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। और बाद में इन दोनों के जब मर्ज होकर जो रिवर बनता है उसका नाम होता है पद्मा। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये अपने फ्लड्स लाने के लिए, चैनल को शिफ्ट करने के लिए, अपनी चैनल बदलती रहती है, और बैंक इरोशन के लिए काफ़ी फेमस है। क्योंकि इतना ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटी वो कैसे कर पाती है, क्योंकि इसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी बड़ी रिवर होती हैं एक्चुअली, और ये जो कैचमेंट एरिया है, जो इसका जो सोर्स है इस रिवर का, वहाँ पे हेवी रेन होता है, तो इसलिए वो इतना इरोशनल एक्टिविटी कर पाती हैं। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में था। तो इसके साथ आपका हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो गया। आपने गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के बारे में देख लिया। अब हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये एक जो पेनिनसुलर रिवर है, जैसे पेनिनसुलर पार्ट आपका हिमालयन पार्ट से ओल्ड है, तो हिमालयन यंग माउंटेन है और पेनिनसुलर आपका ओल्ड माउंटेन है। वैसे ही जो हिमालय की जो रिवर है वो यंग रिवर है, और पेनिनसुलर की जो रिवर है वो ओल्ड रिवर है। तो ये आप किस एविडेंस में ये कह सकते हैं कि ये ओल्ड रिवर है, क्योंकि जो इनकी ब्रॉड, लार्ज, ग्रेडेड सैलो वैलीज हैं, और जो इनकी रिवर्स की जो मैच्योरिटी है, उन सब को हम देख करके ये कह सकते हैं कि यहाँ की रिवर ओल्ड है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, और ज़्यादातर रिवर इस वाटर डिवाइड के कारण कहाँ गिरती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, और कुछ रिवर आपकी जाके अरेबियन सी में डिस्चार्ज होती है। तो जो इवोल्यूशन है, जो पेनिनसुलर रिवर का जो सिस्टम है, जो इवॉल्व हुआ है, उसमें थ्री इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण आज जो पैटर्न है पेनिनसुलर रिवर का, वो रिवर इसी वजह से है, क्योंकि कुछ उनकी इवोल्यूशन हिस्ट्री है पेनिनसुलर रिवर की। जैसे उसका जो वेस्टर्न फ्लंक है, जो आपका जो वेस्टर्न फ्लंक है आपकी पेनिनसुलर प्लेटू का, वो सबसिडेंस है, इमर्जेंस टू सी है, बिलो द सी है, इमर्जेंस बिलो द सी। तो आप देख सकते हो कि वो सबमर्ज्ड कोस्ट भी कहलाता है, वो आपका वेस्टर्न साइड का कोस्ट। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है समुद्र से। ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं उठा हुआ है, उसके कारण आपके इसके जो रिवर्स की वहाँ के पैटर्न्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा, जब आपका हिमालय अपहीवल्स हुआ, जब बड़ा ऊंचा उठा है, ठीक है, और जब नॉर्थन ब्लॉक ऑफ पेनिनसुलर जब वो सब्जेक्ट हो रहा था, नीचे जा रहा था और हिमालय ऊपर उठ रहा था, तब बहुत सारी फॉल्टिंग क्रिएट हुई थी आपकी पेनिनसुलर ब्लॉक में, और इसके कारण कई रिवर आपको फॉल्टिंग में भी बहते हुए दिखेगी, जैसे नर्मदा एंड तापी, जो फॉल्टिंग में फंस करके बहती हैं। और इसके अलावा जो कुछ ना, हमारा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एकदम सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। कैसे, नॉर्थ वेस्ट के साइड में वो थोड़ा ऊंचा है, टिल्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ वेस्टर्न। ठीक है, आप नॉर्थ वेस्टर्न से साउथ वेस्टर्न की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा की तरफ है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो ज़्यादातर रिवर है वो आपकी जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, क्योंकि वो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड, टेढ़ा सा है, तो इसलिए आपकी उसकी ज़्यादातर रिवर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। तो कुछ रिवर सिस्टम हम पेनिनसुलर प्लेटू के भी देख लें। पेनिनसुलर प्लेटू का जो फर्स्ट रिवर है महानदी है, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है और फिर उड़ीसा जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जो एरिया ये कवर करती है, जो स्टेट को वो कवर करती है, जहाँ अपनी बेसिन बनाती है, ड्रेनेज बेसिन बनाती है, वो है एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। जो सेकेंड नंबर की रिवर है आपकी पेनिनसुलर की, वो है गोदावरी। ये आपकी पेनिनसुलर रिवर की, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी लार्जेस्ट रिवर है। इसको आप दक्षिण गंगा भी कहते हो, यानी ये आपकी साउथ इंडिया की गंगा कहलाती है। ये नासिक महाराष्ट्र से राइज होती है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। जिन स्टेट को ये कवर करती है वो है महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, तो ये सारी इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी नदी की।
थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया की है वो है कृष्णा। ये पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, जो महाबलेश्वर के पास में राइज होती है, जो सह्याद्री नाम की प्लेस से। और ये आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिवर में फ्लो होते हुए अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के साथ, जैसे कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा इनके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, फ्लो होते हुए ये फाइनली ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। फोर्थ आपकी है कावेरी, ये आपकी स्टार्ट होगी, आपकी राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल इन कर्नाटका, और उसके बाद ये कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में फ्लो होते हुए अपनी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के साथ, जैसे कंबिनी, भावनी एंड अमरावती के साथ आपकी फ्लो होते हुए जाकर के आपकी ये भी बे ऑफ बंगाल में ही गिरेंगी। नर्मदा आपकी अमरकंटक प्लेटू में स्टार्ट होती है, और ये फिर रिफ्ट वैली में आपकी फ्लो होती है। रिफ्ट वैली जो मतलब दो पहाड़ों के बीचों बीच फंस करके फ्लो होती है, और ये सतपुरा और विंध्यास रेंजेस जो होती है वेस्टर्न साइड में, उनके बीच में बहती है, और फाइनली ये अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसकी ये फेमस है किसके लिए? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के लिए। इसके ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड है। और नमामि देवी नर्मदे एक प्रोग्राम है जिसमें नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन के लिए मिशन है। ये मतलब नर्मदा रिवर को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे पॉल्यूशन फ्री किया जाए, उसके ऊपर जो मिशन चलता है, कंजर्वेशन मिशन जो चलता है, उसको कहा जाता है नमामि देवी नर्मदे। तापी रिवर भी आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी में स्टार्ट होती है, और ये फिर एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए रिफ्ट वैली में, ये भी रिफ्ट वैली में फंस करके, दो पहाड़ों के बीच में फंस करके बहती है और अरेबियन सी में गिरती है। लूनी रिवर आपकी एक बहुत बड़ी रिवर है राजस्थान की, जो कि ओरिजिनेट कहाँ होती है? पुष्कर में ओरिजिनेट होती है, और उसकी दो ब्रांचेस मिल करके, दो नदियाँ मिल करके आपकी लूनी रिवर बनाती है। एक होती है सरस्वती और एक होती है साबरमती। तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगी आपकी गोविंदगढ़ में, और फिर ये बन जाएंगी लूनी, और ये चली आएंगी अरावली हिल के आसपास। और ये आपकी ये मिस्टीरियस रिवर भी आप कह सकते हो। ये सी से जाके नहीं मिलती है, समुद्र से नहीं मिलती है, वहाँ के जो राजस्थान के जो सैंड है उसमें ही जाकर के खो जाती है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको साउथ के इम्पॉर्टेंट रिवर जैसे नर्मदा, तापी आपके वेस्टर्न साइड में दिखाया गया है, और आपके ईस्टर्न साइड में देखिए आपकी नर्मदा, तापी आपकी जाके गिरेगी अरेबियन सी में। ठीक है, और बाकी आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी जाके गिरेगी बे ऑफ बंगाल साइड में। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट रिवर मार्क किए गए हैं साउथ इंडिया के। इसके अलावा इन इम्पॉर्टेंट रिवर्स के अलावा भी कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आपकी बहती हैं इंडिया में, जो वेस्टर्न साइड में जो रिवर बहती हैं, जैसे कि आपकी गुजरात में बहेगी सेतुरंजी एंड धाधर रिवर बहेगी। कर्नाटका में आपकी बैतरना, कालिंदी, बेदती, सारावती जैसी रिवर बहेंगी, और गोवा में आपकी मंडोवी एंड जुआरी रिवर्स बहेंगी। तो ये आपकी कहाँ बह रही है? वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में बह रही हैं। और केरला में आपकी क्या बहेंगी? भरतपुजा, पंबा एंड पेरियार, ये आपकी केरला में बहेंगी। तो ये आपकी वेस्ट साइड की कुछ छोटी मोटी रिवर्स हैं जो आपकी वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में बहती हैं। और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में कौन कौन सी रिवर बहती है? स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मानी और वंशधारा, पेनर एंड पालर। तो ये आपकी कुछ ईस्टर्न साइड की रिवर है। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ वेस्टर्न साइड में भी रिवर बहती हैं और कुछ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में भी रिवर बहती हैं। तो रिवर का रिजाइम क्या होता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। रिवर रिजाइम मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिवर में फ्लो हो रही है थ्रू आउट द ईयर, उसको उस रिवर का रिजाइम कहा जाता है। और ये रिवर रिजाइम हमेशा एक नहीं रहता, ये सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। मानसून सीजन में जो रिवर का रिजाइम होता है वो मैक्सिमम होता है। तो साउथ इंडिया का जो रिजाइम और नॉर्थ इंडियन रिवर्स का जो रिजाइम है, जो हिमालय से जो रिवर आएंगी वो क्या होती है? वो रेनफॉल पे डिपेंड होती है, और उनको ग्लेशियर से भी पानी मिलता रहता है। रेनफॉल से भी मिलता है पानी, और ग्लेशियर से जहाँ से वो स्टार्ट होती है उससे भी पानी मिलता रहता है। तो इस जो हिमालयन रिवर्स की जो रिजाइम है वो आपकी ज़्यादा रहेगी। साउथ इंडियन रिवर्स तो आपकी सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं, तो इनका रिजाइम उतना ज़्यादा आपको नहीं रहेगा। और कभी कभी तो ये सीजनल होती हैं, सूख भी जाती हैं आपकी गर्मी के दिनों में। और इनका जो रिजाइम आपका मैक्सिमम होगा कब होगा? मानसून सीजन में। ओके,
एक्सटेंट ऑफ यूजिबिलिटी ऑफ वाटर रिवर, आप देखोगे कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं रिवर के कारण। कहीं आप देखोगे कि पानी नहीं होने के कारण ड्रॉट पड़ रहा है, तो कहीं आपका पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण फ्लड आ रहा है, तो कहीं सूखा हो पड़ता है और कहीं बाढ़ आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो दो रिवर्स को लिंक करके। आप क्या कर सकते, जैसा कि आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है, क्या किया, उसको रिवर से लिंक करके राजस्थान तक ले आया और राजस्थान के डेजर्ट जैसे प्लेसेस में भी पानी आ गया। गंगा कावेरी लिंक प्रोजेक्ट भी, लिंक कैनाल भी चल रहा है। तो इसमें क्या करोगे, आप गंगा को कावेरी से लिंक कर दोगे, तो क्या होगा, जो आपकी जिस जगह पे बाढ़ आता है गंगा रिवर के कारण और कावेरी रिवर में कम पानी के होने के कारण जब शॉर्टेज होता है साउथ इंडिया में, तो इस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं आपका फ्लड आ रहा है, कहीं आपका ड्रॉट आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका है, आप रिवर्स को लिंक कर दो एक दूसरे से। इसके अलावा पोल्यूशन ऑफ रिवर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, डोमेस्टिक वेस्ट से और कई कई तरह के फेस्टिवल के में होने वाले सेरेमनी से भी हमारी रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। तो हम गंगा एक्शन प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप गंगा को बचाने के लिए आपने बहुत तरह तरह के प्लान्स बनाते हो, या फिर आप यमुना को क्लीन करने का कैंपेन चलाते हो। तो इस तरह के जब आप प्रोजेक्ट चलाते हो रिवर कंजर्वेशन के लिए, तो ये आपके प्रोजेक्ट आपको जो रिवर्स का पोल्यूशन हो रहा है उससे फ्री कर सकता है। तो हमने हिमालयन रिवर भी पढ़ लिया और हमने पेनिनसुलर रिवर भी पढ़ लिया। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो पहला तो डिफरेंस यही है कि हिमालयन रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है और पेनिनसुलर रिवर ओरिजिन कहाँ से होती है उनकी? पेनिनसुलर प्लेटू से वो ओरिजिनेट होती हैं। जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल रिवर होती है, मतलब इन रिवर्स में पानी आपको थ्रू आउट ईयर रहता है, क्योंकि एक तो ये इनको रेनफॉल से पानी मिलता है, ऊपर से इनको ग्लेशियर से भी पानी मिलता है। मगर जो पेनिनसुलर साइड की जो रिवर होती है वो सीजनल होती हैं। उनमें आपको ऐसा नहीं कि सारी रिवर सीजनल होती है, मगर ज़्यादातर इनकी पेनिनसुलर रिवर क्या होती है, गर्मी के दिन में वो सूखने लग जाती हैं और ठंडी मतलब बारिश के सीजन में इसमें काफ़ी पानी होता है। तो ये सीजनल रिवर है। और हिमालय साइड की रिवर तो पेरिनियल है, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर को सिर्फ पानी आपको रेनफॉल से ही मिलेगा, बाकी इनके पास कोई ग्लेशियर का सोर्स नहीं है। ठीक है। और ये जो हिमालयन रिवर है उनका लॉन्ग कोर्स और लार्ज बेसिन होता है। आप मैप में भी देखोगे फ्लो होते हुए रिवर गंगा को और साउथ इंडियन के रिवर्स को और नॉर्थ हिमालय के रिवर को, तो आप देखोगे कि वो लंबी दूरी तक बह रहा है। तो आपका ये क्या हुआ, हिमालयन रिवर की लॉन्ग कोर्स एंड लार्ज बेसिन होती है, मगर आपका पेनिनसुलर रिवर का शॉर्ट कोर्स और स्मॉल बेसिन होती है। तो आपके हिमालयन रिवर का एग्जाम्पल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और पेनिनसुलर इंडिया का एग्जाम्पल है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सब एग्जाम्पल आपकी पेनिनसुलर रिवर का है। और जो हिमालयन रिवर है वो यंग रिवर है और जो पेनिनसुलर रिवर है वो ओल्ड रिवर है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो अगर आप चाहो तो नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट आउट ले लोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।